हेलो बच्चों, चलिए मैं राकेश कुमार शुक्ला अपने डेली क्लासरूम चैनल पे जो है आप यूपी पेट एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए मैथ का सेकंड लेक्चर लेके आ गया हूँ, सेकंड वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा तो आप यूपी पेट एग्ज़ाम डाल के जो है प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें फर्स्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। और अब हम जो है सेकेंड वीडियो आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, जिससे जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए। तो मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं। हम लोग तो बस ये है कि फटाफट रिवीजन होता जाए, इस तरह का वीडियो अभी बना रहे हैं। और आपको जो है अगर आराम से देखना है वीडियो तो थोड़ा सा इससे स्लोली वीडियो आपको मिल जाएगा लेखपाल वाला, तो उसमें भी जो मैथ के टॉपिक हैं वो आपके इसमें भी हैं। तो आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यूपी लेखपाल आप प्लेलिस्ट डाल के उसमें से वीडियो निकालिए, उसको देखिए। और वैसे काम भर की चीज़ें आपको चूँकि बहुत बेसिक इसमें आने के चांस हैं। हमने आपसे कहा था ये एक आपका जो है केवल टेस्ट है कि कम से कम आप इतना जानते रहें तब आगे बढ़ें। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन आएंगे और आप उनको फटाफट कर पाएँ, इसलिए बेसिक ही चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस भी कर रहे हैं, जिससे आपको ये रहे कि हाँ मैथ तो मुझको आती है, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बैंक पीओ ये सब के भी हम लोग को आने लगेगी ऐसा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो कल हमने उसमें जो वीडियो में बात की थी, फर्स्ट वीडियो में जो बात की है उसमें जो है परिमेय संख्याओं की बात की थी, रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं। और आपको ये बताया था कि परिमेय संख्या जो है डेसिमल फॉर्म में दो तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म शो करती है कुछ परिमेय संख्याएं, और कुछ परिमेय संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म शो करती हैं। तो उसी को मैं रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा स्पीड के साथ चलता हूं। आपको अगर ये लगे कि ज़्यादा स्पीड है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं कम कर दूंगा। हालांकि आज मैं कुछ कम रहूँगा, स्लोली चलूँगा, कोशिश करता हूँ। तो देखिए रैशनल नंबर इसको हम लोग कहते थे परिमेय संख्या। और ये जो होते थे ये किस फॉर्म में होते थे? P/Q फॉर्म में। तो P/Q फॉर्म याद आते ही आपको याद आ जाएगा कि परिमेय संख्या दरअसल P/Q फॉर्म में होती है। आपकी जबान पे ही रट जाएगा, कोई परिमेय संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे P/Q फॉर्म में होना चाहिए। और साथ में PQ की कंडीशन भी है, आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन Q जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है। Q के साथ कंडीशन है कि ये जीरो, मतलब नीचे जीरो। Q कहाँ पे है? अपॉन में है, नीचे है, ये जीरो नहीं होगा। Q जो है जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो इंटीजर तो है, लेकिन Q को जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर रख दीजिए, लेकिन जीरो मत रखिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होने के लिए जरूरी है, लेकिन केवल P/Q फॉर्म से कोई रैशनल नंबर नहीं बन जाएगा। P और Q का इंटीजर होना भी जरूरी है और Q जीरो ना हो ये भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों को आप चेक करके बताएंगे कि कोई रैशनल है कि नहीं। तो ये सारी बातें तो हो चुकी थी। फिर हमने कहा था कि कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं, जैसे कि हमने लिया, आपको मैं लूँ 1/3 ले लूँ या 7/5 ले लूँ। तो इन सब में आपको हमने कहा था कि 1/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.333 डैश 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 आता चला जाएगा, ठीक है। ये जो है आता चला जाएगा। और 7/5 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये डिवीजन अब आपको हमने कल करके दिखाए थे, आपको फिर से एक बार कर दे रहा हूं। पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 लगा देते हैं तभी पॉइंट लगाते हैं। तो ये 10 हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये आप देख रहे हैं आता ही चला जाएगा, ये 333 आता ही चला जाएगा, ये आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो है 1/3 जो है ये इस तरह से 0.333 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट डिवीजन होगा नहीं। हमने आपसे कहा था टर्मिनेट होने माने डिवीजन खत्म हो जाए, तो डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा है, ये क्वोशिएंट आता ही चला जा रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है।
तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट के बाद 3 है, यही 3 रिपीट हो रहा है तो इसी के ऊपर बार लगा देंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो टर्मिनेट हो गया। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 5 1 जा 5, 2 पॉइंट लगाया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो कंप्लीट डिवीजन हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपको मिल गया 1.4, इसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आप जो है ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख दीजिएगा आप लोग, वो आप लोग लिख ही लेंगे सब। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो परिमेय संख्या है, इतना आपको तो पता हो गया कि वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करती हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करती हैं। चलिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भी आपने समझ लिया। उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा देते हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है ना 3, तो 2 नंबर अगर रिपीट होगा तो हम जो है दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। एक ही रिपीट हो रहा है तो एक ही के ऊपर बार लगाएंगे। बार की जगह डॉट भी लगाया जा सकता है। इसको हम जो है चाहें तो 0.3 यहाँ डॉट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म शो करेगा, कौन सा परिमेय संख्या, कौन सा परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे उसको लोग हम समझ लेते हैं आगे। ये हो गया। चलिए बेटा, अब आइए जो है देखते हैं कि कोई परिमेय संख्या कब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करेगी, कब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो नहीं करेगी। तो अगर कोई परिमेय संख्या p/q फॉर्म में है, ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या p/q फॉर्म में है तो आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। q का क्या करिए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे आपको प्राइम फैक्टर इस फॉर्म का मिल जाए। 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है। अभी आगे हम लोग प्राइम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, आप q का जो डिनोमिनेटर है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब उसके जो गुणनखंड हो वो केवल अभाज्य संख्याएं हों। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं ना, जैसे कि अभी आप बात करो 20 की, इसको हम फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आगे सिखाएंगे भी, लेकिन यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो इसको हम 2 से भी कर सकते हैं, 2 10 जा, फिर 2 से कर सकते हैं 2 5 जा, फिर 2 से कर सकते हैं, अरे सॉरी, और 5 से करेंगे 1 जा। ठीक है, और इसी तरह से 20 को मैं और करना चाहूँ जल्दी जल्दी तो कैसे करूँगा, मैं 4 से कर सकता हूँ, 4 5 जा, फिर 5 से करूँगा ये। तो 20 को हम 4 × 5 भी लिख सकते हैं, 4 × 5। और 20 को अगर हमने ऐसे फैक्टराइज किया है तो 2 × 2 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो 20 का फैक्टराइजेशन है ये 4 और 5 में है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये 20 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अभी ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये 20 का अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि जितने भी गुणनखंड हैं
ये 2 इसका एक गुणनखंड है, ये भी 2 इसका गुणनखंड है, 5 भी इसका गुणनखंड है। तो ये जितनी संख्याएं हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है, वो अभाज्य गुणनखंड वाला सिस्टम में है। लेकिन ये भाज्य गुणनखंड सिस्टम में नहीं है, क्योंकि एक ही संख्या भाज्य है, ये वाली तो भाज्य है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य को भी समझेंगे। अभी केवल ऐसे ही समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल खुद से डिवाइड होती हैं। 1 से तो पूरे संसार की संख्या डिवाइड होती है, मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से वो हमेशा होंगी। फिर भी बोला जाता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये पूरी ही बात बता दी हमने आपको। जैसे आप यूं कहें 2 केवल 2 से डिवाइड होगी, 2 1 जा 2, डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड करें तो 1 से तो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ 1 करते तो 1 2 जा 2, ठीक है, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 की बात करिए तो 4 जो है 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और खुद से, जैसे ये 2 खुद से डिवाइड हुआ है तो 4 भी खुद से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 0 आ जाएगा। तो 4 खुद से केवल डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, तभी अभाज्य होगा। तो ये 4 जो है अभाज्य नहीं है, क्योंकि खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, वो तो होता ही है सारे नंबर, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी। अब दूसरे नंबर में 1 मत मान लीजिएगा, 1 से तो सभी होंगे। तो 4 जो है खुद के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, क्योंकि इसमें सारी संख्याएं जो आ रही सब अभाज्य हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं अगर आपको यूं कहूं कि 30 ले लूं, तो 30 को अगर मैं करूंगा तो 30 को करने के लिए क्या है, 2 से करूंगा 15, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से करूंगा 5, फिर 5 से 1, तो 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। ये अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, वो 2 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती है। 3 अभाज्य की संख्या है, क्योंकि 3 के अलावा वो किसी से नहीं डिवाइड होगी। 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1 को लेके कोई कंफ्यूजन मत रख लीजिएगा, 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो जो संख्या खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती वही अभाज्य संख्या है। तो ये सबकी सब अभाज्य संख्या है, इसीलिए 30 का अभाज्य गुणनखंड ये है। बाकी तो हम 30 को ऐसे भी लिख सकते थे, 30 को हम 5 × 6 भी लिख सकते हैं, ये भी गुणनखंड है। 5 30 का एक गुणनखंड है, 6 30 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये तो गुणनखंड है ही है, लेकिन जो है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल ये है। तो पूरे अभाज्य गुणनखंड ये हुए 30 के। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो है आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर है उसका अभाज्य गुणनखंड हमने किया। आपको चेक करते समय ये करना पड़ेगा। हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि कौन सी परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगी, कौन सी परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो नहीं करेगी। टर्मिनेटिंग को आप समझ गए, जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, डेसिमल फॉर्म में भले आए लेकिन एग्जैक्ट डिवीजन में आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वो कि जिसमें डिवीजन चलता रहे, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, आता ही चला जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे हम परिमेय संख्या को देख के ये बता पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो उसके लिए रूल बता रहे हैं, उसके लिए सारा ये बकवास हमने किया, आपके लिए यूजफुल है, ये बकवास नहीं है। ठीक है, तो वो समझाने के लिए केवल कि रूल क्या है। रूल दरअसल ये है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, और उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 अभाज्य संख्याएं आए, 2 आए 5 आए, या केवल 2 आए केवल 5 आए। लेकिन 2 5 के अलावा दोनों आ सकते हैं, 2 5 या केवल 2 आ जाए तो भी चलेगा, केवल 5 आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन इन 2 के अलावा कोई तीसरी अभाज्य संख्या इनके डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तब क्या शो करेगा? तब टर्मिनेटिंग, मतलब डिवीजन अच्छे से हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है,
शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे अब 30 की बात करिए, अगर आपके डिनोमिनेटर में 30 रहा होता तो भाज्य गुणनखंड हमने कर दिया, लेकिन 30 के भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 भी है, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 2, 5 के अलावा कोई तीसरा भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है, तीसरा का मतलब कोई 2, 5 के अलावा कोई और, ये नहीं कि 3 लिखा है इसलिए हम तीसरा बोल रहे हैं, 7 भी हो जाए तो भी नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा अगर इसके हर का गुणनखंड में कोई तीसरा भाज्य गुणनखंड आ गया तब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, तब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, केवल 2 और केवल 5 रहे तभी काम बनेगा, ठीक है। ये पावर है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए 20 की बात करिए, ये है, अगर ये किसी के डिनोमिनेटर में 20 है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज, किसी के डिनोमिनेटर में q की वैल्यू 20 है तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, भाज्य गुणनखंड किया, तो देखिए इसमें केवल 2 और 5 ही है और कुछ नहीं है, तो ये 2 जो है 2 बार है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 में एक ही है तो 5 की पावर 1, यही जो mn है यही पावर है, ठीक है, कि कोई ये 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पे 2 2 बार आया तो पावर 2, 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है। तो अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है और कोई तीसरा जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ऐसे में ये पूरा सिस्टम टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगा। ये टर्मिनेटिंग की कंडीशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कब अभाज्य होता है कब अभाज्य नहीं होता, ये सारी चीजें देख के आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में ये है यहाँ पे, तो इसका भाज्य गुणनखंड जो है 3 कैरी करता है, इसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं शो करेगा, क्योंकि 2, 5 के अलावा 3 भी हो गया है तो अभाज्य, लेकिन यही 2 अभाज्य होने चाहिए। जैसे अगर 20 होगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 2 और केवल 5 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, हम इसको रब करने चल रहे हैं। अगर Q ऐसा है तो ऐसे में ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से आएगा तो ये परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करेगी। अब एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए, शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये सब लिख लिया कीजिए अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको ये बाद में भूल जाएगी, याद रखिएगा। ये आप सोच रहे हैं बहुत हलवा सी चीज तो बता रहे हैं, ये सब बाद में भूल जाएगी, 2 दिन बाद ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जहां कंफ्यूज हुए एग्जाम तो गया। इसलिए कंफ्यूजन ना रहे, आप अपने वर्ड में भी ये सारी चीजें जो हम लोग बोलते हैं लिख लिया कीजिए। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 21/20, तो ये अगर कोई पूछ ले क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर तो है, परिमेय संख्या तो है, क्योंकि दोनों इंटीजर है, py की फॉर्म है, नीचे 0 नहीं है, 0 का मतलब ये 0 नहीं, ओवरऑल 0। तो ये अगर पूछ ले कि ये टर्मिनेटिंग शो कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, किसकी, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने किया था 2 इंटू 2, अरे सॉरी 5, मतलब ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये इसी पैटर्न का है, ये इसी पैटर्न का है, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगा। तो यस, it is a terminating decimal number। यह परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करेगी।
ठीक है, ये परिमेय संख्या जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करेगी। मतलब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डिवाइड करके आपको चेक कर देते हैं, 21 जा 20, 1 बच गया, डेसिमल बढ़ाया, 0 अभी भी कम है तो 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ गया, 25 जा 100, 0 आ गया। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्या है, ये दरअसल 1.05 है, बार बार कुछ रिपीट नहीं हो रहा, डिवीजन ही खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। कैसे पता चला, ये डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज करके चेक कर लिया, केवल 2 और 5 है, काम चल जाएगा। या अकेले 2 होता तो भी काम चल जाता, अकेले 5 होता तो भी, लेकिन 2 5 के अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं बस, ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। (169/8) ये भी परिमेय संख्या है। अगर पूछ ले कि ये टर्मिनेटिंग नंबर शो करेगा तो चेक कर लेते हैं कि शो करेगा कि नहीं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। देखिए जनरली हमें नीचे वाले का ही करना होता है। अगर नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 के अलावा कोई अगला आ गया, तीसरा आ गया, तो ऊपर भी चेक कर लीजिएगा कहीं वो तीसरा वाला ऊपर भी तो नहीं है कि ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाए, काम बन जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नीचे वाले में 2 5 के अलावा कोई नहीं है तब तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तीसरा कोई आ गया नीचे वाले में तो ऊपर वाले को भी फैक्टराइज करके देख लीजिएगा कहीं वो जो तीसरा वाला ऊपर तो नहीं आ रहा है। अगर ऊपर आएगा तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तब टर्मिनेटिंग वाला काम बन जाएगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, ये 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये 2 की पावर कितना हो गई 3, 5 तो है नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने आपसे कहा था केवल 2 हो चलेगा, केवल 5 हो चलेगा, 2 5 दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 2 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, तो केवल 2 है चलेगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करेगा, डी फॉर डेसिमल नंबर, ठीक है। नो नहीं है, ये नंबर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये फटाफट समझने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फट से, और एक एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह केवल 5 भी आप रख दीजिए, जैसे मान लीजिए 25 होता तो भी चल जाता। मतलब केवल 2 हो, केवल 5 हो चलेगा, और 2 5 दोनों हो तो भी चलेगा, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ये बता रहा हूं जिससे आपको डाउट न रहे। अब एक जो है (75 upon 60) ये है। तो अब इसमें देखिए 60 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 2 आएगा, कितनी बार आएगा, उसके बाद जो है ये आएगा। तो आपको क्या मिल गया, आपको देखिए 2 की पावर 2 बार है, इंटू 3 की 1 पावर मिल गए, इंटू 5 की भी 1 पावर है। तो केवल 2 5 नहीं है, 3 भी आ गया है। तो जब कोई तीसरा आ जाए डिनोमिनेटर में तो चेक कर लीजिए कहीं ऊपर से वो हट तो नहीं जाएगा, तो हटेगा। 75 की अगर बात करिए ऊपर वाले की, तो इसको आप 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो ऊपर भी 3 आ रहा है और नीचे भी 3 आया है, एक ही 3 ऊपर है, एक ही 3 नीचे भी है, मतलब एक ही 3 नीचे, एक ही 3 ऊपर भी है, तो खत्म हो जाएगा। 3 की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता, लेकिन ऊपर है ना एक 3 तो उससे कैंसिल हो जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे जो है नीचे में 2 3 होता तब एक 3 बच जाता, तब ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5, और नीचे क्या है 75 को ये लिखेंगे 3 × 5 × 5। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। अब आपका 2 की पावर 2 मतलब 4 5 जा 20, ये 20 हो गया, ये 5 की पावर 2 हो गई, ये केवल 5 हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
ये टर्मिनेटिंग किसके इक्वल है, तो इसी के इक्वल ना, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चेक कर लेंगे। तो टर्मिनेटिंग जब समझ गए तो अब आप नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ जाएंगे। अगर ये होता यहाँ पे 75 नहीं होता, केवल आपका जो है मैं इसमें 80 कर दूं, 80 अगर कर दूंगा तो 3 ऊपर नहीं रहेगा, तब तो 3 ये वाला बचा रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि तब 5 के अलावा 2 के अलावा कुछ अलग हो गया तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर मैं इसी को, ये तो आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लेंगे, इसी को मैं यहाँ पे अगर 80 कर देता, 80/60 होता। चलिए अभी आप कैंसिल कर लेंगे, सोचेंगे कि कैंसिल कर दूंगा, तो कैंसिल करने का चक्कर खत्म कर देते हैं। चलिए 83 कर दिया, अपॉन जो है 60 है। अब तो 83 का जो भी फैक्टराइजेशन होगा होगा, लेकिन उससे 3 तो नहीं होगा, नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, अब नीचे 3 आ रहा है, तो ऐसे में जो है 85 कर दूं, आपको कोई कंफ्यूजन भी एकदम न रहे, तो ऐसे में इसके फैक्टराइजेशन और इसके फैक्टराइजेशन में कुछ भी जो अगर है भी कॉमन तो 3 नहीं जाएगा। नीचे आपका क्या रहा था, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ रहा था नीचे 60 में। ऊपर क्या आएगा, 5 इंटू 17। देख लीजिए ये 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 रहे 5 रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। ऊपर 3 आया नहीं है कि कैंसिल हो जाएगा, तो जब नीचे वाला 3 कैंसिल नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। मतलब इसका डिवीजन चलता ही रहेगा, आप अपने कट ऑफ कॉपी में डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि 3 है बचा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा जो है नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो ऊपर भी फैक्टराइज करके देख लीजिए, कहीं कैंसिल तो नहीं हो जा रहा है, या कैंसिल होने के बाद भी कभी कभी बचा रह जाएगा, तब पर भी नहीं होगा। मतलब अल्टीमेटली अगर ये नीचे से खत्म हो जाता है, 3 हो 7 हो, ये सब प्राइम नंबर हैं, तो 3 7 नहीं होने चाहिए नीचे। अगर फैक्टर में 3 7 नीचे बच जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर केवल 2 और 5 रहता है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आप सब समझ गए होंगे, आप कर लेंगे। आप लोग अपने से इस तरह के नंबर लेके देखा कीजिए और आंसर निकाल के डिवाइड करके चेक किया कीजिए। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की बात हो गई, हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जो है इससे एक और चीज कि कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिए। चलिए 2/3 ले लिया और एक 3/4 ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो है कौन छोटी है कौन बड़ी है अगर आप बात करेंगे तो ये 0.75 है, ये 0.6 है। अगर डिवाइड करके देखेंगे 0.6 है और ये 0.75 है, तो पॉइंट के पहले 0, पॉइंट के पहले 0 तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो पॉइंट के तुरंत बाद जाइए 6 है, पॉइंट के तुरंत बाद 7 है, तो ये बड़ा है, तो ओवरऑल ये बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो छोटे बड़े से तो हमें एक चीज़ तो पता हो जाती है कि कौन लेफ्ट में रहेगा कौन राइट में। अगर हमें ऑर्डर से लिखना है तो छोटा वाला पहले फिर बड़ा वाला, ऐसे हम लोग जनरली लिखते हैं। तो ये 2 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर कह रहे हैं, 2 रैशनल नंबर हैं p/q फॉर्म वाले, और आपसे हम कहें कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर और होंगे, तो कोई भी 2 रैशनल नंबर आपको परिमेय संख्या दी जाए तो उनके बीच में अनंत, कितने अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में
संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं संभव हैं। अनंत परिमेय संख्याएं संभव हैं। संभव है कितनी? अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाले भी जा सकते हैं, तो अब हमारे समझ से आपके एग्जाम में इस तरह की चीजें नहीं आएंगी कि अब आप निकालिए करिए, क्योंकि अनंत पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी बनाना मुश्किल, क्योंकि आपने कुछ निकाला, उनका ऑप्शन में कुछ है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है ये ध्यान में रखेंगे कि अनंत परिमेय संख्याएं संभव है। तो अब देखिए उनको कैसे लिखते हैं वो हम लोग जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेखपाल उपपाल वाले में। अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, वो हमारे समझ से ऐसा वो नहीं देंगे। टाइम के हिसाब से आपके क्वेश्चन, आपके ये इसके नेचर के हिसाब से ही देंगे क्वेश्चन। तो चलिए इतना तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जो है बाकी अभी जो संख्याएं पढ़ा था हमने, तो उनके बीच में तो हमें पता है, अगर मैं कहूँ कि 3 और 7 के बीच में दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके बीच में कितनी और प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो कितनी है? एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, तो ये 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कितनी है, लेकिन यहाँ पे कोई दो, कितनी भी छोटी क्लोज ले लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्या कितना भी एक दूसरे के क्लोज हो, उनके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं संभव होंगी। चलिए इसको बस ध्यान में रखिएगा। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अभी बस इतना जान लीजिए। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। देखिए 9 का रूट नहीं लिए, क्योंकि 9 का रूट तो 3 हो जाएगा। √11, इस तरह से √12, √13, ये सारे रूट जो है सिंप्लीफाई होने के बाद भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं होंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद भी क्या मतलब ये हुआ कि जैसे √8 है, अभी रूट की बात हम लोग अलग से करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं। 2 × 2 × 2 लिख लिया, रूट लगा है, रूट लगा दिए, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत होगी। ये पेयर बन रहा है, ये तो बाहर हो जाएगा, इसका पेयर नहीं बना, रूट के अंदर रहेगा, तो √8 2 √2 के इक्वल हुआ, रूट तो रह गया ना, रूट हटा नहीं। इसी तरह से 12 को आप लिख सकते हैं, √12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, आपको पता है, तो निकल गया बाहर, 3 का नहीं निकला, तो ऐसे रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है, वो संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती, इरेशनल नंबर होते हैं। और इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो ना तो रिकरिंग होता है, मतलब ना तो टर्मिनेटिंग होता है, ना नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अभी मैं दिमाग से उतर गया तो मैं बता दे रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता। इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म यूज कर रहे हैं, अभी उसको क्लियर कर दे रहे हैं। तो इस तरह की संख्याएं जो है सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। बस इसको अभी याद रखिए, अभी इतनी ही आपको जरूरत पड़ेगी बेटा। तो इसको मैं रब करने चल रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बता भी देता हूं। और
अभी हमने जो है डेसिमल फॉर्म जो लिखा था, जैसे 1/3 का हमने लिखा था 0.333 डैश डैश डैश, और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 7/5 था, तो ये 1.4। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। रिपीट हो रहा है ना, या बार बार आ रहा है तो रिकरिंग वर्ड भी यूज करते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि ये डिवीजन रुक नहीं रहा है, चलता चला जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या शो करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर शो करते हैं, या रिपीटिंग की जगह आप रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो इसका हिंदी थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग देख समझ लीजिएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इरेशनल नंबर जो अभी अपरिमेय संख्याएं थी वो ना तो ये शो करती हैं और ना ही टर्मिनेटिंग इस तरह, मतलब ये दोनों पैटर्न डेसिमल का वो लोग नहीं शो करते हैं। कौन, अपरिमेय संख्याएं, उनका जो डेसिमल आएगा ना वो बे पैटर्न का आएगा, कुछ भी आता जाता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब रियल नंबर पढ़ लेते हैं। रियल नंबर, इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, और लास्ट में इरेशनल, चलिए क्यू डैश से कर दिए इरेशनल को। ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये पढ़ा। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, तब बन जाएगा रियल नंबर। मतलब ये सारी की सारी संख्याएं मतलब परिमेय और अपरिमेय आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था परिमेय संख्याएं, ये सब परिमेय संख्या हैं। मतलब परिमेय संख्याओं में ये सब की सब शामिल हैं, ठीक है। ये क्यों परिमेय संख्या है, इसमें जो है ये सारी की सारी आती हैं। तो हम यूं कहें कि केवल कह दें परिमेय है तो इसमें ये सब तो आई गई, और साथ में अपरिमेय, तो परिमेय और परिमेय मिलके जो है रियल नंबर बनाती हैं। तो यस, परिमेय और परिमेय मिलके रियल नंबर बनाती हैं, क्योंकि परिमेय में तो सारे आ जाएंगे। और यूं कहें कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर रियल नंबर बनता है, तो भी यस। क्लियर है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो वास्तविक संख्या होती है, इन सबको मिला के जो सबसे बड़ा सेट बनता है वो होता है वास्तविक संख्याओं का सेट। तो अगर आपको मैं कहूं कि चलो भैया हम इसको दिखाते हैं सेट के फॉर्म में, ये एक बड़ा सा सेट है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर जो है क्या है, ये है और ये Q है और ये Q डैश है, और Q के अंदर ये सब हैं। सबसे अंदर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद होल नंबर W, और फिर उसके बाद इंटीजर,
ये हो गया Z और सबसे बाहर वाला Q, ये W जो है ये वाला है, चलो ये नेचुरल नंबर, और ये दूसरा वाला जो है ये W है। तो W का गोला देखिए बड़ा है, तो बड़े वाले में ये नेचुरल नंबर आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रही है। W का गोला बड़ा होने का मतलब कि इसके अंदर जो कुछ है खुद प्राकृतिक संख्या भी W में आ जाती है। और फिर जो है ये आपका है Z, ठीक है, Z वाले में W भी आ जा रहा है, N भी आ जा रहा है, और उसके बाद है ये Q सबसे बाहर वाला, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको प्रदर्शित कर पाएंगे। क्योंकि ये इसमें नहीं आती हैं, ये एकदम अलग होती हैं, रूट वाली होती हैं, लेकिन ये रियल नंबर में आती हैं। तो रियल नंबर में ये भी आ रहा है, ये भी, क्योंकि इसी बाउंड्री के अंदर है दोनों। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं सेट के फॉर्म में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कौन किसके अंदर है, क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई बेटा। तो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर तक की बात थी। और बाकी जो नंबर होते हैं वो नॉन रियल होते हैं, मतलब इमेजिनरी, जिसमें रूट के अंदर निगेटिव हो, तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे अगर आपको कोई दे दे √-7, तो √7 तो एक रियल नंबर है, लेकिन माइनस के साथ अगर है तो ये रियल नंबर नहीं रह गया, इमेजिनरी हो गया। या इसी को सॉल्व करना हो, मान लीजिए आपको दिया है 5 + 3 - 15, ऐसा कुछ है, तो आपने क्या किया, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 आएगा, फिर -15 है, इसको सॉल्व किया तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता, 15 से 8 -7 हुआ, 7 लिखा। लेकिन बड़ा नंबर ये है, माइनस में है तो -7 लिखा। तो -7 तो एक इरेशनल, वो इमेजिनरी नंबर है, माइनस वाला नंबर इमेजिनरी है, ये रियल नंबर नहीं होता है। तो डायरेक्ट है तो ऐसे नहीं, अगर ऐसा कुछ दे दिया तो सॉल्व करके आप देखिए, फाइनली अगर माइनस बचा रह गया तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये नंबर सिस्टम थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब कुछ संख्याओं पे आ जाते हैं जिनका आपको जानना जरूरी है। सम संख्या, सम संख्या जिसको कहते हैं इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, हो, उन्हीं को कहेंगे सम संख्या, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या कहलाएगी। 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो सम संख्या के इकाई के स्थान पे अगर सम संख्या 2 अंकों वाली या 2 से बड़ी अंकों वाली संख्या है, तो सम संख्या के इकाई के अंकों पे जो है क्या होनी चाहिए, देख लीजिए, सम संख्या के इकाई के अंक पर होंगे, क्या क्या होंगे, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अगर सम संख्या है 2 या 2 से ज्यादा अंकों वाली, तो इकाई का अंक देखिए, इनमें से कोई है तो वो सम संख्या होगा। जैसे 30, ये 2 अंकों की है तो इकाई का अंक तो यही हुआ ना, ये तो दहाई का अंक है, तो इकाई का अंक 0 है तो ये पूरी की पूरी सम संख्या है, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अभी मैं ऐसे बात करूं 572, तो ये देख लीजिए, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़े का स्थान है, तो यूनिट प्लेस इसको कहते हैं। इकाई का अंक माने यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे या इकाई के अंक पे देख लीजिए, इनमें से कोई है, मतलब इकाई के अंक जो है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो ऐसे में ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। ये ठीक है, ये सम संख्या ही है। और कुछ भी 1076, ये इकाई का अंक देख लीजिए। तो इस तरह से
इसी तरह से 8 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर लिख दीजिए, ऐसे 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 लिख दीजिए। इकाई का अंक 0 है ना, ये पूरी की पूरी संख्या सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी लिख दीजिए, 70, ये 8 है इकाई के अंक पे, सम संख्या है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जिन संख्याओं के इकाई के अंक अगर अकेले हैं तो अकेले के नाम पे ये सब सम संख्या में आ जाएगा। 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है, सम संख्या है, मतलब सिंगल नंबर जो है, सिंगल डिजिट वाली संख्याएं, ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं। और अगर ये किसी संख्या के इकाई के स्थान पे हैं सब, तो भी सम संख्या बन जाएगी। तो सम संख्या कैसे देखेंगे? अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट की सम संख्या चेक करनी है तो इकाई के अंक देखिए, इकाई के अंक में ये इनमें से कोई भी है तो वो सम संख्या हो जाएगी, बाकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, इकाई का अंक यही होना चाहिए, तब सब संख्या सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। तो इवन नंबर होने का मतलब, सम संख्या होने का मतलब क्या, वो 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, शेषफल 0 आ जाएगा। चलिए सम संख्या हो गई, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम संख्या होगी। तो अभी आपने देखा 2 अंकों वाले में जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो तो सम संख्या हो जाती हैं। इसका मतलब इकाई के स्थान पे उनके अलावा कोई दूसरी संख्या होगी तब सम संख्या नहीं होगी। जैसे मैं लिखूं 31, ये देख लीजिए, अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा तभी सम संख्या होगी। तो ये कोई नहीं है, इकाई के स्थान पे 1 है, देखिए 407, ये इकाई का अंक इनमें से नहीं है। तो ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होंगी। अगर आपको ये दे दिया गया तो इसका फैक्टर 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से विभाजित ही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी 2, 2, 9 ये देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं है। ये इकाई का अंक 9 है, यहाँ इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 1 है। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं, अगर इकाई का अंक इनसे हटके है तो इनसे हटके बचा क्या? एक डिजिट वाले में बचा 1, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 अगर इकाई का अंक ये सब है तो ये सब संख्याएं जो है, किसी भी संख्या के इकाई के अंक ये सब है तो विषम संख्या बनेगी, मतलब वो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो आप सम संख्या का याद रखिए, और इसके अलावा याद रखिए कि इसके अलावा कोई दूसरी संख्या होगी इकाई का अंक तो वो सम संख्या नहीं होगी, मतलब वो विषम होगी। अगर सम नहीं होगी तो विषम होगी। ठीक है, ओके। तो अब आप देख के समझ जाएंगे कि कौन सी ये सब क्या है? ये सब विषम संख्याएं हैं। ये सब क्या है? ये सबकी सब जो है, ये सबकी सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं को अगर हम स्टार्टिंग से लिखें, सबसे पहले लिखें, तो आप देखिए, मैं ये तो एग्जांपल हो गया विषम संख्या का। अगर हम शुरुआत से लिखें तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, ये सब विषम संख्या 1 डिजिट वाली है। 9 के बाद 2 डिजिट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे, ये सब विषम संख्या है। ठीक है, चलिए ये सब फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। तो आपको सम संख्या आ जाएगा, चेक करना रहेगा तो केवल इकाई का अंक देख लीजिएगा, आप बता दीजिएगा है सम संख्या कि नहीं। इकाई का अंक देख के ही बता देंगे विषम संख्या है कि नहीं। अब सम और विषम के बाद भाज्य संख्या। ठीक है, कैसी संख्या? भाज्य संख्या।
जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या माने कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो खुद और 1 के अलावा और दूसरे से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, और दूसरे से भी विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए जो हम लोग कहते हैं, डिवाइड हो जाए जो कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर डिवाइड करें तो शेष फल या रिमाइंडर जो इसको हम कहते हैं वो 0 आ जाए। जैसे हम 4 से 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ गया? 0। इसका मतलब 20 जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। 20 4 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, या यूं कहें कि 20 4 से डिविजिबल है। 20 4 से डिविजिबल है या 20 4 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि शेषफल 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो आपने 4 से इसको डिवाइड किया और शेषफल क्या आ गया? 0। तो यहीं पे और एक चीज ध्यान रखिए, इसका मतलब 4 जो है इसका फैक्टर है। 4 इसका 20 का फैक्टर है क्योंकि 4 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो 4 फैक्टर हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये तो फैक्टर होता ही है, जो भागफल आता है, कोसेंट आता है, वो भी फैक्टर होता है। तो इसका मतलब 20 के 2 फैक्टर तो आपको ऐसे ही पता चल गया, एक तो ये और एक ये, दोनों ही फैक्टर होते हैं। अगर ये शेषफल 0 आ गया तो अगर मैं यहीं पे 21 कर देता और 4 से डिवाइड करता तो 4 5 या 20, एक बच जाता। अब डेसिमल में अगर नहीं निकालना है तो ये शेषफल हो गया। ठीक है, अब बिना डेसिमल के डिवीजन नहीं जाएगा तो इतने पे रोक दे रहे हैं, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो डेसिमल में आ जाए वो अलग चीज है। तो रिमाइंडर 0 जो है बिना डेसिमल के रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसीलिए 21 का फैक्टर नहीं है 4। ठीक है, बिना डेसिमल के अगर 0 आ जाता तो हम कहते हैं 21 कंप्लीटली इससे डिवाइड हो गया और ये फैक्टर हो गया। जैसे यहाँ पे कि 20 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से क्योंकि शेषफल 0 आ गया बिना डेसिमल के। ठीक है, तो अभी आपने देखा जो है 20 और 21 के केस में कि 20 और 21 ये दोनों कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि 20 4 से डिवाइड हो जा रहा था, रिमाइंडर 0 आ गया, और 21 4 से तो नहीं होगा, लेकिन 21 7 से तो हो जाएगा, 3 से तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 21 3 से भी डिवाइड हो जा रही है, 21 7 से भी डिवाइड हो जा रही है, इसी तरह 24 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्यों डिवाइड हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है डिवाइड करने पे। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये 20 21 इस तरह की संख्याएं जो खुद के अलावा और संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या की ये जो परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा बाकी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ये एक आम बोलचाल की भाषा में जो है परिभाषा है भाज्य संख्या की। वैसे इसकी जो डेफिनेशन है वो फैक्टर के टर्म्स में दी जाती है। अभी उसकी बात भी हम करेंगे जब फैक्टर आपको पढ़ाएंगे, गुणनखंड जब आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आपको यही याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यही होता है कि जो खुद और 1 के अलावा बाकी से भी डिवाइड हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या की ये परिभाषा आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से कुछ ले लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे 1, तो 1 तो नहीं आएगा, भाज्य संख्या में नहीं है। 2 भी भाज्य संख्या में नहीं है क्योंकि 2 केवल 2 से डिवाइड होगी और किसी दूसरी संख्या से नहीं। 2 और 1 से डिवाइड होगी तो 2 और 1 से तो होना चाहिए, मतलब खुद से और 1 से तो होना ही चाहिए। अब 3 की बात करते हैं तो 3 भी केवल 3 से और 1 से डिवाइड होगी। 4 की बात करिए तो 4 जो है किससे डिवाइड होगा? 1 से तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, खुद से तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 से भी हो जाएगा। तो 1 से और खुद के अलावा बाकी से अगर डिवाइड हो गया तब ये जो है भाज्य संख्या है। ठीक है ना?
तो ये भाज्य संख्या है। तो ये सब एग्जाम्पल लिख रहे हैं भाज्य संख्या के। 4 के बाद 5 है, तो 5 को देखिए आप, मैं सारे लिख दे रहा हूं जिससे आपको पूरा क्लासिफिकेशन हो जाए। सबसे पहली संख्या 1, तो 1 केवल 1 से डिवाइड होगी, तब ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 की बात करिए, ये 1 से और 2 से डिवाइड होगी बस, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। अब 3 की बात करिए, तो ये 1 से और 3 से होगी और किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 4 की बात करिए, तो 4 क्या है, 1 से और 4 से तो डिवाइड होगी, खुद से तो सारी संख्या डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो गई 4, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। 5 की बात करिए, 5 1 और 5 से तो डिवाइड होगा ही और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 6 की बात करिए, 6 1 से डिवाइड होगी और खुद से डिवाइड तो होगी, ये तो होती हैं। इसके अलावा ये दो तो सब में होते ही हैं, तो लिख ही लिया। इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा नंबरों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 6, मतलब खुद और 1 के अलावा एक्स्ट्रा नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा बाकी से भी डिवाइड होंगी वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं उसमें ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, ये भाज्य संख्या, ये भी जो है भाज्य संख्या है। समझ रहे बात को? तो ये कौन, 6 4 भाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से आप और बड़े नंबर लिख सकते हैं, जो जैसे 6 के बाद आपका 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरह से सारी संख्याएं जो खुद के अलावा 1 के अलावा बाकी से भी डिवाइड हो रही हैं। आपने पहाड़े पढ़े हैं, याद किए हैं, टेबल लर्न किया है, तो वो सब आप फटाफट बता लेंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपको? तो सबसे पहली भाज्य संख्या जो आपको मिल रही है ये 4 मिल रही है, सबसे पहली भाज्य संख्या, इसको याद रखिएगा। ऐसा पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जो आपके पूर्ण संख्याएं हैं उसमें सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है, और सबसे लास्ट वाली तो अनंत पे आएगी, तो ये सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है। ये जो है ध्यान में रखिएगा, ये सबसे, या इसको प्रथम भाज्य संख्या है, प्रथम भाज्य संख्या, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे पूछ सकता है, दिमाग लगा सकता है। चलिए, तो आपने भाज्य संख्या समझ लिया। तो अब यहीं पे अभाज्य की बात हो जाए, ठीक है, अभाज्य की भी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, तो इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो वो प्राइम संख्याओं से ही करते हैं, अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ही हम निकालते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या है ये पता होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड न हो, आम बोलचाल की भाषा में जो इसकी परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जो खुद और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। तो आप इसको लिख लीजिएगा, जो खुद और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, किसी से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या होंगी। अब आपको चूंकि जल्दी जल्दी करना है तो हम अब बढ़ रहे हैं, हमने जो बोल दिया आप वो लिख लीजिएगा। तो चलिए, जैसे 1 की बात करते हैं तो इसका जो है यही है, 1 ही है, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आता, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक्सेप्शन है, लोग कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। 2 की बात करिए तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और साथ में 2 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये भाज्य, ये प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर है, और ये सम संख्या भी है। तो ये इकलौता ऐसे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो सम भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलने जा रही हैं वो सम नहीं है, सब विषम ही है।
तो इसके बाद 3 आएगा, 3 1 से और 3 से, 1 से और खुद से है, केवल 1 और खुद से जब होगा तो क्या होगा, अभाज्य होगा, तो ये भी अभाज्य है। 4 ये अभाज्य नहीं है, 1 से और खुद से तो है लेकिन 2 से भी तो है, डिवाइड हो जाती है, तो ये नहीं है, केवल खुद से और 1 से होना चाहिए और किसी से नहीं, ये तो 2 से डिवाइड हो जा रही है, इसीलिए जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 की बात करिए तो 5 1 से 5 से और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये है। इसी तरह से 6 की बात करिए, 6 1 और 6 से तो होगा ही, 2 और 3 से भी हो जाएगा, इसीलिए ये प्राइम संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप ढेर सारे लिख सकते हैं। आगे अगर जाएंगे तो अब ये आपने पैटर्न समझ लिया कि कौन कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है, जो खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो। जैसे ये 2 केवल खुद से और 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं, 3 केवल खुद से और 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं, इसी तरह से 5 खुद से और 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य है। लेकिन 4 है, 6 है, ये खुद और 1 के अलावा बाकी से भी डिवाइड होंगी, तो ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य हो गई। ठीक है ना, तो हम अगर ऑर्डर से लिखें भाज्य अभाज्य संख्याओं को तो कैसे लिखेंगे, ये सब बना लीजिएगा। तो अगर मैं ऑर्डर से लिखूं तो पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या जो है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 9 आता है लेकिन 9 भाज्य है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है, फिर 13 है, फिर 17 है, 19 है, इस तरह से जो है आती चली जाएंगी। तो अगर आपको कोई कहे फर्स्ट 2 पहली 2 अभाज्य संख्या, पहली 2 अभाज्य संख्या ये है, सबसे पहली अभाज्य संख्या ये है, ये सम भी है, सम संख्या भी है और ये अभाज्य भी है, ये दोनों तरह की है, 2 सम और अभाज्य दोनों। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या जो कि सम भी है वो 2 है, लेकिन अगर कोई कहे पहली अभाज्य संख्या जो सम नहीं है तो 3 है, पहली अभाज्य संख्या जो सम नहीं है तो 3 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। जब हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे तो इन्हीं से आपको गुणनखंड करना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यूं कहें कि 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो पहला अभाज्य संख्या जो है 2 है, तो ये 2 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। कैसे पता? इकाई का स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये सम संख्या है, तो 2 से हो जाएगा। और 2 अभाज्य संख्या है तो हम करेंगे 2 10 जा 20। ठीक है, अभी ये फिर से 2 से हो जाएगा तो हम करेंगे डिवाइड 5 जा। अब इसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, 5 से हमने किया। और ये गुणनखंड अब ऐसे भी कर सकते थे कि चलो 4 से कर देते हैं, 4 से हो रहा है डिवाइड इसलिए, तो 4 लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, डिवाइड तो हो जाएगा 4 5 जा, फिर 5 1 जा आ जाएगा। तो 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, लिखने के तो ये सही है। और 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये भी लिख सकते हैं। तो ये 20 का अभाज्य गुणनखंड है, जबकि ये 20 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और हमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आगे एलसीएम एचसीएफ ये सब पढ़ने के लिए अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता जरूर होती है, तो उसको आपको क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना मतलब अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना होता है, भले वो किसी और से भी डिवाइड हो रही हो। तो चलिए, अभी आज हमने जो है ये भाज्य अभाज्य पढ़ लिया। ठीक है, भाज्य वो जो भाग जिसका भाग हो जाए, मतलब खुद के अलावा औरों से हो जाए। अभाज्य माने जो भाग्य विभाजित न हो, किसी से न हो, खुद से तो होएगा ही, उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन और किसी से न हो। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने इतना पढ़ लिया।
इतना आप लोग देखिए, समझिए। और ये जो अभी इसमें लेक्चर चल रहा है, ये इस लेक्चर में ही जो हम लोग बात बोल रहे हैं उन्हीं में क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अगर आप इनको केयरफुली सुनेंगे, नंबर सिस्टम को समझे रहेंगे, तो इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको बनाएंगे वो लोग तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और आगे जल्दी से हम लोग जो है आगे के चैप्टरों पे पहुंचेंगे। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टरों में जैसे फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, ग्राफ है, ये सब है, लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो है हम पहुंचे जल्दी से तो काम फटाफट हो। तो अब उसमें पहुंचेंगे अभी, लेकिन क्या करें, कितना भी जल्दी करें, ये सब समझाना भी जरूरी होता है। तो आप लोग इनको सुनते चलिए, घर में बैठे हैं अपने लगा लीजिए लीड, अपने कानों में बैठ जाइए, टेबल चेयर लगा के जो है उसमें जो हम लोग लेक्चर दे रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझ में आए नोट कर लिया कीजिए, कॉपी में जरूर से नोट कर लिया कीजिए। और जो है फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे। अभी इसमें और ज्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन चूंकि आपको नहीं पूछे जाएंगे, बस इसकी जानकारी हमारे समझ से आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका 5 ही नंबर का है। तो आप लोग इन्हीं सब चीज को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि कहीं पे भी लेक्चर में कुछ चीजें इससे बताई जा सकती हैं जो जरूरी है 1 नंबर के लिए। वो जरूरी है कि सब चीजें आप सुने रहें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फटाफट ये कंप्लीट करते हैं, लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम लोग जो है इन इंपॉर्टेंट चैप्टरों पे चलेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।